Hello everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy, and in this lecture I will continue with the lectures on Indian philosophy or the philosophy in general जो आपका complete है, not on the Indian, also on the Western philosophy. Till now अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें we have seen what philosophy is, some of the important words जो परेशान करते शायद आपको. Now I think आप लोग उसके साथ familiar होंगे. अब मज़ा आ रहा होगा philosophy पढ़ने में. A bit of inquiry आपके अंदर भी डेवलप होगी कि अब क्या अनफोल्ड होने वाला है इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड हमको किस तरह से सब्जेक्ट लेना है. There are few persons who have written answers and submitted to me, especially Archie Gupta. She is not in our classroom program, but हाँ उन्होंने YouTube से देखकर she just submitted one answer. So good one Archie. You have written the answers, but I have not given you the feedback because I am a bit busy. Definitely I'll give you the feedback. But हाँ आपको उसको आगे किस तरह से प्रोसीड करना है, बहुत सारी मेजर लैकिंग थी. सो अदर्स आई विल से कि हाँ उस चीज़ों को आप लोग भी रेक्टिफाई करेंगे. बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल नाउ एंटर इनटू द कोर एरिया ऑफ फिलोसफी. जो कोर एरिया है आपकी फिलोसफी का, दैट इज़ जहाँ से मैक्सिमम मार्क्स आपके एग्जाम पे आपके पूछे जाते हैं. ठीक है. सो टुडे विल स्टार्ट विद द इंडियन फिलोसफी. बट बिफोर एंटरिंग इनटू द फिलोसफर्स, एक एक फिलोसफर्स को समझने से पहले विल टॉक अबाउट द इंडियन फिलोसफी इन नॉर्मल सेंस, और उसके बाद हम चलेंगे टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज़ एंड द प्रिंसिपल्स. अगेन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच यू विल कंसिडर इंडियन फिलोसफी में बार बार आप उस शब्दों को देखते हुए जाएंगे. ठीक है. द वर्ड्स लाइक लिबरेशन, द वर्ड लाइक कर्म, द वर्ड लाइक मोक्ष. सो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, किस तरह से इनके मीनिंग्स हैं, व्हाट दिस वर्ड लिटरल मीन्स एंड व्हाट दिस वर्ड इन द स्पिरिचुअलिटी मीन्स, किस तरह से हैं उस चीज़ों को हम लोग बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द लिबरेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष. ठीक है. सो लिबरेटेड फ्रॉम किस चीज़ का लिबरेशन है. तो आपका क्या होता है, दो तरह से लिबरेट हो सकते हैं. ठीक है. यू कैन लिबरेट योर माइंड सोल्स, योर माइंड एंड बॉडी बाय बीइंग इन दिस अर्थ. आप इसी अर्थ में रहते हुए अपने माइंड और बॉडी को लिबरेट कर सकते हैं. दैट इज जीवन मुक्ति. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द जीवन मुक्ति. एंड सेकेंड इज द देह मुक्ति और विदेह मुक्ति. दैट विल बी अटेंड ओनली आफ्टर द डेथ. डेथ होने के बाद होता है वो चीज़ें. सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ लिबरेशन. तो इस तरह से जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आई विल लर्न दैट कॉन्सेप्ट्स एज वेल, क्योंकि वहीं से फिर आपका पूरा का पूरा फिलोसफिकल टॉक्स स्टार्ट होता है. ओके. सो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द इंडियन फिलोसफी. इंडियन फिलोसफी. ठीक है. वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन में क्या डिफरेंस है वो सारी चीज़ बाद में करेंगे, बट टुडे विल स्टार्ट विद द इंडियन फिलोसफी, द कोर आइडिया ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड इंडियन फिलोसफी में क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ ये जब हम लोग बात करते हैं इंडियन फिलोसफी की, भारतीय दर्शन, तो क्या बोलते हैं, भारतीय दर्शन. और फिलोसफी इन इंडिया इटसेल्फ मीन्स द दर्शन. दर्शन. ठीक है. सो फिलोसफी को क्या बोला जाता है इंडिया में, दर्शन. तो ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस बेसिस पे आपका इंडियन फिलोसफी की स्टडी स्टार्ट हुई, हम कहाँ से इसको ट्रेस कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सारी की सारी चीज़ें, द फिलोसफिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इट ऑल स्टार्टेड विद वन क्वेश्चन ओनली. एक ही क्वेश्चन से सारा का सारा लगभग स्टार्ट हो रहा था इनिशियल डेज. एंड द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी ओवरकम द सफरिंग. जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के, जो भी सफरिंग्स हैं, तकलीफ हैं, इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं. हाउ कैन वी ओवरकम द सफरिंग्स ऑफ लाइफ. इन द अर्ली टाइम्स जो भी प्रॉब्लम्स थे और उस सफरिंग को कैसे ख़त्म करते हैं, उसके लिए क्या हुआ, इंक्वायरी स्टार्ट हुआ. द इंक्वायरी स्टार्टेड रिलेटिंग टू दोज सफरिंग. एंड विथ टाइम इसी इंक्वायरी से हमने क्या किया, वी कंप्लीटली अंडरस्टूड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, क्यों ये लाइफ स्टार्ट हुआ है, what is the end and the origin of life, and how we can live a better life, why we are in this universe, what is the origin and end of this universe. so ये सारे के सारे चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हुआ. एंड देन इंडियन फिलोसफी इस इंक्वायरी को लेकर कंप्लीटली रिवॉल्व्स अराउंड, अगर इंडियन फिलोसफी का पूरा थॉट्स देखेंगे, सो इट कंप्लीटली रिवॉल्व अराउंड लाइफ एंड यूनिवर्स. लाइफ एंड यूनिवर्स, अबाउट द बिगिनिंग, स्टार्ट जो बोलते हैं, बिगिनिंग और एंड, इन दोनों के बीच द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स इज कंप्लीटली ट्रेस्ड थ्रू आउट द इंडियन फिलोसफी. क्लियर है. तो यहाँ से आपका इंडियन फिलोसफी में एक चीज़ें चालू हुई थी. बट देन ये लाइफ एंड यूनिवर्स को जब समझने की बात हुई, अबाउट द लाइफ, यूनिवर्स एंड द थर्ड एंटिटी,
इसी के साथ साथ हमने एक और चीज़ को क्या जोड़ा, लाइफ यूनिवर्स को तो बात कर रहे हैं, साथ ही साथ वी कम अप विद द स्पिरिचुअलिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स इन इंडियन फिलोसफी। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ऑल्सो केम, भगवान भी आए। सो भगवान, अध्यात्म, जीवन, आपका क्या है, संसार, ठीक है, लाइफ, यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी एंड गॉड, दीज आर द मेन आइडियाज ऑफ इंडियन फिलोसफी। इसी के आसपास इंडियन फिलोसफी रिवॉल्व होता है और सारे के सारे जो भी आपके ट्रेडिशन, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं फिलोसफी में, इनको समअप करते हुए आप इंडियन फिलोसफी अनफोल्ड होता है। सो इनिशियली द क्वेश्चन कम्स कि ये जो चीज़ें हैं, दिस एंटिटी, ये सारा का सारा जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये आया कहाँ से, वेयर वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस, कब हम इसके ऊपर किस चीज़ों पे बात करने लगे और कैसे कैसे हमारा आइडिया डेवलप हुआ। दिस ऑल वॉज समर्ड बाय अ स्कॉलर कॉल्ड डॉक्टर राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, ठीक है, एंड ही एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी इन इंडिया। सो इन्होंने क्या बताया कि किस तरह से इंडिया में डेवलपमेंट हुआ फिलोसफी का, डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी इन इंडिया। क्लियर है कि ये सारे चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, लाइफ की, यूनिवर्स की, स्पिरिचुअलिटी की, गॉड की, कॉस्मोलॉजिकल एंटिटी की, जो लौकिक संसार है, जो बोलते हैं ना लौकिक, दैट इज यूनिवर्स, तो ये सारे के सारे चीज़ों की ओरिजिन कहाँ से हुई, किस तरह से आगे बढ़ा और प्रेजेंटली इंडियन फिलॉसफी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस सारे आइडिया को लेते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या समझाया, द फिलोसफिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी इन इंडिया, एंड ही डिवाइडेड इट इनटू द नंबर ऑफ फेसेस। ठीक है, सो ही सेड द फर्स्ट phase he named it as Vedic phase, Vedic age or the Vedic phase. ठीक है, so during the Vedic period, जो वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है, देखो वेदों के अंत में, एट द एंड ऑफ वेद इट इज वेदांत, दैट इज उपनिषद। उपनिषद इज द प्लेस जहाँ से हमारा क्या हुआ, हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ इंडियन फिलोसफी का। बट प्री उपनिषद, उपनिषद से पहले भी अगर देखेंगे, दो वी डू नॉट हैव द डायरेक्ट फिलोसफी दैट वी कॉल्ड एज द फिलोसफी, बट इन जनरल वहाँ पर भी क्या होता है, ड्यूरिंग द वैदिक एज पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन the superstitions, they started doing rituals. During the Vedic periods we have the number of gods के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, नेचर गॉड के बारे में। सो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, धीरे धीरे एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा था, एंड वी आर गेटिंग द सब्जेक्ट्स के कंटेंट को, तो ये सब्जेक्ट का कंटेंट का प्रिपरेशन वैदिक एज में स्टार्ट हुआ। तो सो वी गेट सर्टन कंटेंट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, सर्टन कंटेंट्स विच बिकम द बेसिस ऑफ इंक्वायरी इन द पोस्ट वैदिक एरा और इन द during the Vedantic era. So certain contents which become the basis of inquiry during Vedantic age. ठीक है, तो ऐसा फिलोसफिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, बट फिलोसफी को जो कंटेंट चाहिए था, जिस कंटेंट पे इंक्वायरी आगे स्टार्ट हुई, वो कहीं ना कहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ, वैदिक एज से स्टार्ट हुआ। क्लियर है? देन द सेकेंड फेज, the Vedantic phase, Vedantic phase or also called as the phases of schools, ठीक है। फिर यहां से क्या हुआ, now the inquiry started inquiring about the content that we get in the Vedic literatures, Vedic literatures और वेदों में जो चीजें थी उसके ऊपर हमने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। And then we started inquiry investigation in the Vedantic and the phases of school, or also you can say as the epic age. इसको और भी क्या बोलते हैं, epic age। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर और सबसे लॉन्गेस्ट फेज था और सबसे ज़्यादा इंडियन फिलोसफी को देने वाला फेज क्या था, द सेकेंड फेज, वेदांतिक फेज, बिकॉज हियर द इंडियन फिलोसफी एक्चुअली डेवलप्ड, फिलोसफी एक्चुअली डेवलप हियर। एक्चुअली डेवलप, ठीक है, एंड मोर और लेस यहाँ पर वी हैव द एक्टिव माइंड, जो भी यहाँ पर एक्टिव माइंड्स, ठीक है, एक्टिव माइंड मीन्स द सुपर सेंसुअस ह्यूमन बींग्स, दोज हु हैव इंक्वायर्ड अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ, द सफरिंग्स, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सफरिंग, तो सारे एक्टिव माइंड्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे, एंड दे डेवलप द एक्चुअल व्हाट वी टुडे कॉल्ड एज द फिलोसफी।
ठीक है। सो यहाँ पर जो फिलोसफी डेवलप हुआ, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द एक्टिव माइंड्स लाइक गौतम बुद्ध, एक्टिव माइंड लाइक महावीर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा था, सिमिलरली जो ये वेदांतिक टेक्स्ट थे, सो एक्टिव माइंड्स पार्टिसिपेटेड इन द फिलोसफिकल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द लिटरेचर्स, स्पेशली लिटरेचर्स में आपका क्या है, उपनिषद, ठीक है। सो उपनिषद बिकम द बेस फॉर द 6th स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। उपनिषद, इट इज द बिगिनिंग ऑफ वेदांतिक दर्शन, दैट इज द फिलोसफी। Upanishad is considered as the beginning of philosophy in India or the age of inquiry in India, and from Upanishad only we have the development of 6 schools of Indian philosophy. अब वो कौन से हैं अभी आपको बताते हैं, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। देन अदर एपिक लिटरेचर्स, तो इस समय क्या हो रहे थे, बहुत सारे किताबों को लिखा जा रहा था, ठीक है, महाकाव्य, दैट इज एपिक, एंड अदर एपिक लिटरेचर इंक्लूडिंग भगवद गीता, we have Ramayana, we have Mahabharat. So ultimately these books, the Bhagavad Gita, the Ramayana, the Mahabharat, अब इन्होंने किसके बीच का रिलेशन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, देखो चालू तो कहीं से होगा। सो दिस बुक्स टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड गॉड, दैट गॉड भी इस लाइफ, इस दुनिया में आए, लोगों के साथ रहे और गए। सो अल्टीमेटली वो समझा रहे कि कैसे हमारा भी उस भगवान से क्या है, कनेक्टिविटी है। सो दिस फेज or especially the literatures like Bhagavad Gita and Ramayana explain the relationship between the man and God, relationship between man and God, ठीक है, समझना है खाली डेवलपमेंट को। सो डेवलपमेंट कैसा रहा, वैदिक एज से कुछ कंटेंट्स आए, उस कंटेंट्स में इंक्वायरी स्टार्ट हुई, एक्टिव माइंड्स उस कंटेंट्स को समझते हुए और आगे बढ़े, और इससे क्या हुआ, लाइफ और यूनिवर्स की सफरिंग और उसकी चीज़ों को उन्होंने बात किया। तो फिलोसफिकल डेवलपमेंट एक्चुअली यहाँ पर हुआ। उपनिषद से हमारे क्या है, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, एंड भगवद गीता एंड रामायणा, दे कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रिलेशन बिटवीन द मैन एंड गॉड, ठीक है। तो स्पेशली आपका ये 2 फेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडियन फिलोसफिकल डेवलपमेंट। इसके बाद ये क्या हुए, जब ये 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी बने और इसके अंदर वेरियस स्कॉलर्स आए, और उन स्कॉलर्स ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी हमारी फिलॉसफी को आगे लेकर चले, ठीक है। सो अब वो फिलॉसफी को किस बेसिस पे आगे ले जा रहे हैं, इसके फर्दर जो आगे की लिटरेचर्स लिखी गई, ठीक है, तो इसके बाद जो भी लिटरेचर्स लिखाया उसके ऊपर हमारा आगे का फिलॉसफिकल डेवलपमेंट होगा। सो द थर्ड फेज, जो तीसरा फेज आएगा, जो थर्ड फेज, ठीक है। So third phase, here we have numbers of literatures coming up, like we have Purans and Sutra. So we have Purans, the return of Sutra, and because of the return of Sutra, this phase is also called as Sutra age. क्या बोलते हैं, सूत्र एज। अब सूत्र क्या है, सी जो बुक्स यहाँ पर थे, द उपनिषद, द बुक ऑफ उपनिषद, द बुक ऑफ वेद, भगवद गीता, रामायण, दिस आर द टफ बुक, एवरीबडी कांट रीड दैट बुक, सब कोई उसको रीड नहीं कर सकते थे। फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड सम ऑफ द सुपर सेंसेस ऑफ द एक्टिव माइंड पीपल, द ऋषि मुनीज एंड ऑल, जो उसको समझ सकते थे। इन द लेटर पार्ट वी हैव द सूत्र एज। अब सूत्र एज में क्या हुआ कि इन्हीं बुक्स पे कुछ क्या लिखी गई, कमेंट्रीज। कमेंट्रीज मतलब उसका एक्सप्लेनेशन बताया गया इन द सिंपलिस्टिक मैनर, और उस एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमारा फिलोसफिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, सूत्र है, फॉर एग्जांपल वी हैव द पुराण्स, और यहाँ से क्या हुआ, जो रिलेशनशिप थी बिटवीन द मैन एंड गॉड, उसको काफ़ी अच्छे से बताया गया। इन दिस ओनली दे टॉक्ड अबाउट द लाइफ, कि लाइफ को किस तरह से आगे जीना चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू डू इन द लाइफ। सो सूत्र एज आया और वहाँ पर क्या किया गया, इन्हीं बुक्स को ईजी किया गया। सो अर्लियर वी हैव द एक्टिव माइंड हु आर सर्चिंग फॉर द रियलिटी, पहले लोग कौन थे, जिन्होंने रियलिटी को खोजा, ठीक है। एंड नाउ दोज आर दो, अब इसके बाद क्या है, क्योंकि रियलिटी पता चल गई, अब उस रियलिटी को अंडरस्टैंड किया जा रहा है अपने दिमाग से, और उसको और डीप उसकी इंक्वायरी हो रही है, ठीक है। सो हियर द एक्टिव माइंड इज इन्वॉल्व, बट यहाँ कॉमन सेंस इज मोर इन्वॉल्व देन द एक्टिव माइंड। सो कॉमन सेंस रीजनिंग के साथ हम क्या कर रहे थे, उस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। द सूत्र एज, सूत्र एज के बाद इंडियन फिलोसफी आगे, इट मूव्स विद द सर्टन स्कॉलर्स, कुछ डिफरेंट स्कॉलर्स आए, हम बात कर रहे हैं कंटेम्प्रेरीज की, ठीक है। सो सूत्र एज, जो भी हमारी फिलोसफिकल डेवलपमेंट हुई, देन वी हैव द डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिलोसफी, विद रिस्पेक्ट टू स्कॉलर,
So scholastic age. Here the number of scholars come up. ठीक है, बहुत सारे लोग आए और उन लोगों ने फिलॉसफी को आगे लेकर चले. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द नंबर ऑफ स्कॉलर लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी. दे कम अप विद देयर ओन काइंड ऑफ फिलॉसफी, द पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड द डेवलपमेंटल फिलॉसफी. और धीरे धीरे हमारा फिलॉसफी क्या हुआ, आगे बढ़ा. इवन टुडे वी हैव सर्टेन फिलोसोफर्स हु आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ इन यूनिवर्स. वी हैव द सदगुरु. ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द स्कॉलर्स. अर्लियर वी आर हैविंग द स्कूल्स पे हो रहा था. उसके पहले क्या था, उस स्कूल्स को समझाने वाले कुछ एक्टिव माइंड्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने सच को खोजा था. बट नाउ वो सारी चीज़ें रियलिटी हमें पता है, अब उस रियलिटी पे और ज़्यादा इंक्वायरी हो रही है टू गेट द अदर रियलिटीज ऑफ द लाइफ. सो दिस स्कॉलर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर इन द न्यू फिलोसफिकल ट्रेंड्स. ठीक है, ये तो आपको क्या था कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस डेवलपमेंट को किस तरह समझा कि कैसे इंडियन फिलोसफी का डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से हम लोगों को धीरे धीरे इंडियन फिलोसफी को पढ़ना चाहिए. तो यहीं पर आपका ये जो पार्ट है, ये वेदांतिक वाला जो पार्ट है, हियर ओनली द कॉन्सेप्ट और द इन दिस वेदांतिक एज वी मोस्ट मेजरली टॉक अबाउट द मैनी प्रिंसिपल्स दैट इवॉल्व्ड इन द इंडियन फिलोसफी. यहीं पर पहली बार बात किया गया था ब्रह्मन की और द ब्रह्म की. व्हाट इज दिस ब्रह्म, परम ब्रह्म, the supernatural forces of the universe, the main source of energy for this life, the param brahma. यहीं पर बात किया गया आत्मन, that is the soul. Here only they talked about the liberation, कि किस तरह से इस आत्मा को हम क्या कर सकते हैं, liberate कर सकते हैं. Here only in the Bhagavad Gita we talked about the theory of karma, कि कर्म हमको कैसे करने चाहिए, what are the various conducts and the duties of human in the life, narrated by Sri Krishna. ठीक है, सो वो सारे के सारे आइडियाज़ जो हैं धीरे धीरे वो यहाँ से डेवलप हुए और वही आइडिया पे क्या हुआ, आगे चलकर उसको सिंपलिस्टिक किया गया तो लोग और अच्छे से समझ सकें. सो वी हैव द सूत्रेज एंड देन द स्कॉलर्स कमिंग अप विद, ठीक है, लिबरेशन, मोक्ष, कर्म, ये सारी चीज़ें तो अच्छी बात है, वी आर डूइंग दैट. बट अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ को अब उस लिबरेशन से एक कदम और आगे लेकर गए. नाउ द रियलिटी ऑफ और द अल्टीमेट एम ऑफ लिबरेशन इन द इंडियन फिलोसफी शिफ्टेड. स्कॉलर एज से वो क्या हुआ कि मोक्ष की प्राप्ति जो हम लोग बोल रहे थे, दैट इज़ कि अपने बॉडीज़ को क्या करना है, फ्री करना है. ठीक है, बताएंगे किस चीज़ से फ्री करना है, फ्रॉम द मेटलिस्टिक वर्ल्ड. पर लेटर पार्ट में अब क्या हो रहा है कि नहीं, हमारे को अपने लाइफ को नहीं, हमको क्या करना है, जो लोग जो सफरिंग है, स्पेशली द सोशल डेवलपमेंट. इसके पहले क्या था, इंडिविजुअलिज्म था कि हर इंसान को क्या करना है, अपने आप को लिबरेट करने की बात हो रही है. बट वहाँ पर अब क्या हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म हट कर अब क्या आ रहा था, एक बड़े लार्जर स्केल में हमको क्या करना है, काम करना है फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट एंड द सोशल डेवलपमेंट. इफ़ यू अप्लाई अवर फिलोसफी इन दैट एरिया, दैट इज़ फिलोसफी. तो देखो फिलोसफी का हर एक जगह पे उसमें हम किसकी इंक्वायरी कर रहे हैं. अगर किसी ने बोला कि अनटचेबिलिटी गलत है या सही है, सो वी आर इंक्वायरिंग अबाउट द अनटचेबिलिटी. वहाँ पर हम उसको एक रीजनिंग और एकदम लॉजिकल वे में समझा रहे हैं कि अनटचेबिलिटी क्यों गलत है, रेदर देन जस्ट बिलीविंग द फैक्ट दैट अनटचेबिलिटी शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड. सो क्या कर रहे हैं हम, एक लार्जर स्केल पे सोसाइटिकल अपलिफ्टमेंट और द सोशल डेवलपमेंट के लिए फिलोसफी को अप्लाई किया जा रहा है विद द मॉडर्न स्कॉलर्स ऑफ अ इंडियन फिलोसफी. ठीक है, तो ये तो क्या था, एक जनरल टर्म्स पे कि इंडियन फिलोसफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है. ठीक है, डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस में डायरेक्टली पॉइंट नहीं लिखा है, बट हाँ दे में आस्क दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलोसफी बाय डॉक्टर राधाकृष्णन. नाउ विल टॉक अबाउट द इंडियन फिलोसफी. अब समझते हैं एकदम प्रॉपर वे में. ठीक है, ये तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया कि हाँ स्केल क्या है. कभी किसी भी चीज़ को पढ़ना होता है तो हम पहले क्या समझते हैं, उसके इंडेक्स को देखते हैं कि है ना, कि क्या इंडेक्स है, कैसे हमको पढ़ना चाहिए. और इंडेक्स समझने के बाद ही हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को. अगर आप उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं और सीधा पढ़ने घुस गए, दैट मीन्स आप उस सब्जेक्ट को वीक कर जाएंगे. तो हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स. तो अभी हम लोग वही इंडेक्स तैयार कर रहे हैं इंडियन फिलोसफी का. देन विल एंटर इनटू द इंडियन फिलोसफी. ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखेंगे द जनरल आइडियाज एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी along with the schools and the various sections of Indian philosophy. Clear है? Let me rub the board and then I'll start. इंडियन फिलोसफी का कंप्लीट आइडिया देखते हैं कि क्या है, कहाँ से आया, किस चीज़ पे हम इंक्वायरी कर रहे हैं, क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या पर्पस था इंक्वायरी का. ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इंडियन फिलोसफी के पहले, देन विल मूव टुवर्ड्स द इंडियन फिलोसफी इन जनरल. ठीक है, सो प्लीज़ अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे. तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी.
ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो द मेन प्रिंसिपल्स और आइडियाज, मेन प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझेंगे आप सभी, ठीक है। लेट मी रब दिस पार्ट एज वेल। अब आपको तो पता ही है इंडियन फिलोसफी पढ़ रहे हैं, कुछ और तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसको भी मिटा देते हैं। चलिए, सबसे पहले इसको समझेंगे अच्छे से। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग, और इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे। सपोज दिस सर्कल, ये क्या आपका है, मैंने एक रेक्टेंगल जैसा बनाया हुआ है, लेकिन सपोज करो दिस इज द सर्कल। बोले कि सर क्यों सपोज करो, सीधा सर्कल ही बना दो। ठीक है, चलो वही कर देते हैं नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो दिस इज द सर्कल, ठीक है। एंड नाउ, अब ये सर्कल कहाँ से आया? दिस सर्कल इज द सर्कल ऑफ लाइफ, दिस सर्कल इज द सर्कल ऑफ यूनिवर्स। लाइफ भी यही है, यूनिवर्स भी यही, ये मानते हैं, ठीक है। हाउ, कैसे होगा? सो इन इंडियन फिलोसफी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज बिलीव दैट देयर इज अ पर ब्रह्म। ठीक है, पर ब्रह्म। अब इस पर ब्रह्म से ये जो, ठीक है, और पर ब्रह्म ऑल्सो कॉल्ड एज द परमात्मा, ठीक है। तो ये क्या आपका एक परमात्मा। आई एम टॉक, मैंने बोला ना कि पूरी की पूरी फिलोसफी में बात किसके ऊपर करेंगे? स्पिरिचुअलिटी, गॉड, ये सारी चीज़ों पे। सो परमात्मा, वी हैव द लौकिक दैट इज कॉस्मोलॉजिकल एंटिटी, दिस इज द कॉस्मोलॉजिकल यूनिवर्स और द लाइफ, और उसके बाहर क्या है आपका परलौकिक, ठीक है, जो इससे बाहर है। सो देयर वी हैव द परमात्मा, और इस परमात्मा और ये पर ब्रह्म जो है, इट वॉज बिलीव कि इसी पर ब्रह्म से एक छोटा सा टुकड़ा निकल कर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग आत्मा। सो फ्रॉम परमात्मा द थिंग्स कम अप, दैट इज कॉल्ड एज आत्मा। परमात्मा से क्या आया आपका? आत्मा आया। नाउ हियर द गेम स्टार्ट। भगवान ने बोला कि आत्मा आया यहाँ पे, अब आत्मा के साथ खेल खेल रहे। ये गेम है हाइड एंड सीक का, द मिस्ट्री, द गेम ऑफ मिस्ट्री। द फिलोसफी इज इटसेल्फ द मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। उस रहस्य को क्या करना है? अनफोल्ड करना है। वंस यू अनफोल्ड ऑल द रहस्य, मिस्टिक्स, देन डेफिनेटली वो क्या होगा? आप लिबरेट कर जाओगे, ठीक है। सो वही चीज़ है कि हमको क्या करना है? अब हमको अपने ही परमात्मा को खोजना है। निकले किससे? परमात्मा से। खोजना किसको है? परमात्मा को। सो कैसे खोजेंगे, क्या करेंगे? तो इस आत्मा को फिर से परमात्मा को मिलाना, बीइंग लिविंग द लाइफ और ऑल्सो इन द यूनिवर्स, लिविंग इन यूनिवर्स, इस आत्मा को कैसे उस परमात्मा को मिलाना है, दिस इज द फिलॉसफी। यही फिलॉसफी है। इसी को तो सच को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये आत्मा है कि नहीं। पहली बात तो इसकी भी सच्चाई खोजेंगे, परमात्मा है कि नहीं ये भी इंक्वायरी किया जाएगा, और इस आत्मा को फिर से परमात्मा कैसे पहुंचाना है उसकी भी इंक्वायरी की जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को समझाने का एक तरीका था इंडियन फिलॉसफी। सो दे सेड कि आत्मा को अगर परमात्मा में मिलाना है, सो आत्मा जो भी हमारा सोल है वो किसी एक बॉडी पे है, एंड दैट बॉडी हैज़ टू डू द कर्म। उसको क्या करना होगा? ही हैज़ टू डू हिज ड्यूटी कॉल्ड कर्म, ड्यूटी और द कंडक्ट। आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए क्या करना होगा? आपको अपने कर्म करने होंगे, ड्यूटी। यू हैव टू परफॉर्म योर कंडक्ट और परफॉर्म योर ड्यूटी, ठीक है। तो आत्मा, कर्म, परमात्मा, परब्रह्म, सब समझाऊंगा आपको अभी वन बाय वन। पहले इनके आपस के रिलेशन को देखते हैं। सो आत्मा, आपको क्या करना होगा? कर्म। अगर इफ यू आर डूइंग द गुड कंडक्ट, इफ द कर्म और द कंडक्ट इज गुड, ये हो सकता है। और योर कंडक्ट इज इधर, आपका कंडक्ट क्या हो सकता है? गुड हो सकता है, और योर कंडक्ट कैन बी बैड। और हो सकता है जितना आपको कंडक्ट करना चाहिए उतना आपने किया नहीं, बैड बोल दो, या तो ये बोल सकते हो कि उतना कंडक्ट नहीं किया जिसके कारण, जिससे आपको क्या मिल जाए? लिबरेशन हो जाए। सो इफ़ योर कंडक्ट इज नॉट प्रॉपर, जिससे आपको लिबरेशन मिले, देन यू हैव टू बी गेट द रीबर्थ। अभी समझाता हूँ पूरा रीबर्थ, और इसको एक और वर्ड दिया गया है ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ठीक है।
and if you are performing your duty in a good manner, you will ultimately lead to moksha. And once you attain the moksha, this atma will again join the Paramatma. ठीक है? After getting the rebirth, if your conduct is good, birth के बाद अगर आपका conduct good है, so again you will end up getting moksha, that is liberation. And finally your atma will attain the Paramatma. After getting rebirth, if your conduct is again not that good, if you perform your duty not in that good manner, so again you will get the rebirth. ठीक है? तो क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली कि आत्मा निकली परमात्मा से. अब इस आत्मा को आप जिसकी भी बॉडी में उसको इतनी अच्छी ड्यूटी परफॉर्म करनी है सो दैट ही कैन रियलाइज कि मेरे अंदर एक आत्मा है जो भगवान का पार्ट है और उसको उसमें मिलाना है. So they have to perform the duty in the right manner, and their duty if performed in the right manner, then they can attain the liberation, that is moksha, and through moksha they can finally join their atma with the Paramatma. But अगर आपने मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए, if your conduct is not good, you have to take a rebirth again, और उसके बाद फिर आपको एक मौका मिलेगा अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए. And ultimately once you are doing the right conduct, आप क्या पा जाओगे, you will attain your Paramatma. तो ये एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी को मैंने आपको एकदम सिंपलिस्टिक वे में समझाने का कोशिश किया. ठीक है? अभी समझना, ऐसा एग्जाम में नहीं लिखोगे, पर ये बेस को आप अच्छे से समझो. ठीक है? बेस को समझेंगे, थ्योरी को हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे. ठीक है? तो देखो ये सारी चीज़ कैसे इन्वॉल्व हैं ये तो पता चल गया. अब ये सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है, क्लियर है? ये सारी चीज़ें होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फाइनल कॉन्सेप्ट कॉल्ड मोक्ष, वी हैव द थ्योरी कॉल्ड कर्म. So we have also transmigration, the principle of transmigration, the principle of Atman, the soul, the principle of Paramatma. This all could be the question in 2 marks or 4 marks. Direct पूछेंगे what is soul, what is Paramatma, what is पर ब्रह्म, what is explain the कर्म. ठीक है? तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं. So ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ से हैं? And Indian philosophy is majorly believed in the theory of कर्म. बट ऐसे भी फिलोसोफर आएंगे जो कर्म को मानेंगे नहीं. इंडियन फिलोसफी में सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है? कर्म को दिया गया है बाय भगवत गीता. ठीक है? भगवत गीता में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कर्म को. बट वहीं पर एक ऐसे इंडियन फिलोसोफर आएंगे लाइक नईम, जैसे कौन है आपके चारवाक, हु डजंट बिलीव इन वर्क. तो बहुत ब्यूटीफुल फिलोसफी है, अभी तो हमने बस चालू किया पढ़ना. ठीक है? सो दिस इज द सर्कुलर व्यू ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स. सर्कुलर व्यू ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स. ठीक है? सर्कुलर व्यू ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स स्पेशली गिवन इन इंडियन फिलोसफी. आई होप ये आपको क्लियर होगा. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द एम्स. जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज लिबरेशन. अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल क्या है कि आपको लिबरेशन अटेंड करना है. यू हैव टू अटेंड द लिबरेशन, दैट इज आपके आत्मा को परमात्मा से मिलाना है. ठीक है? सो अल्टीमेट गोल इज मोक्ष और द लिबरेशन. टू अटेंड और द अटेनमेंट ऑफ, टू अटेंड मोक्ष और लिबरेशन. बेस को समझेंगे. ठीक है? टू अटेंड मोक्ष और लिबरेशन. क्या होता है ये लिबरेशन? व्हाट इज दिस मोक्ष और लिबरेशन? दिस इज डिटैचमेंट. मोक्ष कब मिलेगा? जब आप डिटैच हो जाओगे. सो डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. सो डिटैचमेंट फ्रॉम materialistic world. And how you can detach from this materialistic world? आपको डिटैचमेंट किससे होना है? materialistic world से. पर आप डिटैच कैसे हो पाओगे? by acquiring the knowledge, by knowing the reality, by acquiring the knowledge or by knowing the reality. ठीक है? So detachment from the materialistic world by acquiring knowledge or reality, by acquiring the knowledge or knowing the reality.
वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, ये इस चीज़ से आप क्या कर सकते हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच कर सकते हो। अब कैसे होगा अभी आपको समझाते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, कैसे आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को डिनाउंस कर सकते हैं, उससे कैसे डिटैच हो सकते हैं, बाय डेथ। डेथ हो गई, खत्म, आप चले गए, कहाँ गए वो पता नहीं है, लेकिन चले तो गए, ठीक है। बॉडी तो आपकी दिख रही, बट उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब उस बॉडी के ऊपर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसने कमाया होगा 10,000 करोड़ रुपए, सबसे सुंदर बीवी होगी उसकी, द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ, बट मरी गया ना वो, डेथ है। डेथ बॉडी के लिए वो क्या काम है, ना वो 10,000 रुपीज़ काम आएगा, ना वो वाइफ काम आएगी। हाँ, पर उस वाइफ को 10,000 करोड़ रुपीज़ जो बहुत काम आएगा, ठीक है, वो एंजॉय करेगी, क्योंकि अभी भी वो क्या है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लगी हुई है। सपोज करो ना, एग्जाम्पल है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो वो क्या होगा कि डेथ पे उस आदमी को तो, वो आदमी तो क्या हुआ, इस चीज़ को छोड़कर चला गया। अब उसके बाद उसके चीज़ों को देखा जाएगा कि वेदर इट इज़ अ राइट कंडक्ट, रॉन्ग कंडक्ट, लाइफ कैसे उसने जिया, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि वेदर ही गेट लिबरेटेड और अटेंड द मोक्ष प्रॉपर जो है। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिबरेशन, इसको बोलते हैं देह मुक्ति और विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति, लिबरेशन बाय डेथ, और ये होता है आपका, ठीक है। दूसरा क्या आपका, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बाय एक्वायरिंग द नॉलेज और नोइंग द रियलिटी। यू कैन बी लिबरेटेड from all the sufferings or from the materialistic world by being in this reality only। इसी में रहते हुए भी आप कर सकते हैं, that is called as the जीवन मुक्ति। क्या फायदा है इसका, क्या बेनिफिट है इस चीज का, और ये क्या है। सी दैट मैन और दैट वुमेन, अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया, दैट अ मैन डाइड, मर गया। वुमेन पता नहीं कितना ज़्यादा करोड़ रुपए उसके हाथ लगा। दिस मैन, अब इसके लिए इस वाइफ का भी अब कोई मतलब नहीं हो जाता और ये भी इसका भी मतलब नहीं आता। बट जब वो जिंदा होगा, ठीक है, नॉर्मल आप लोग भी होंगे, ठीक है, तो वो जब वो जिंदा था, सो क्योंकि ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, जो उसकी वाइफ थी, उससे उसका काफ़ी अटैचमेंट था, रहा होगा ना। अब तो निब्बा निब्बी कल्चर भी चलता है और साथ में दूसरा भी चलता है, उससे अटैचमेंट होता है घर से ज़्यादा, तो ठीक है, घर परिवार वाले समझा रहे हैं बेटा बेटी, लेकिन उनको घर वालों से ज़्यादा तो सारा अटैचमेंट लगा हुआ है। सही है, कल्चर है अपना अपना तरीका है जीने का। दोज आर द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बट नोइंग द रियलिटी ऑफ योर लाइफ कि ये तो मिल ही जाना है, आगे चलकर कोई ना कोई तो मिल ही जाना है। और आगे चलकर अगर इफ़ आई हैव परफॉर्म माई कंडक्ट इन द ड्यूटी इन द राइट मैनर, इफ़ आई विल डू गुड अमाउंट ऑफ वर्क, क्लियर द एग्जाम, अपने आप को कुछ बना लूँगा, सो शायद मैं आज इसको खुश करने में लगा हूँ, कल ये मेरे को खुश करने में आ जाएगी। और अदर वे राउंड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज़ प्रेजुडिस नहीं है, गर्ल्स भी ऐसा सोच सकती हैं। दे हैव ऑल द राइट टू मेक द 100 बॉयफ्रेंड्स, प्रोवाइडेड आप क्या कर रहे हैं, उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैच है कि नहीं। दैट थिंग इज मटेरियलिस्टिक, दैट थिंग इज बिकम इमोशन एज वेल, आगे चलकर तो इमोशन भी बन जाता है। तो इस मैन के लिए पहले क्या था, दिस टू आर द मटेरियलिस्टिक थिंग, जिस पे वो क्या था, इन्वॉल्व था, उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व था वो। बट आफ्टर डाइंग वो क्या हुआ, इससे हट गया। बट वो उस चीज़ों को हम एक्सपेक्ट वो नहीं कर सकते, रियलाइज़ नहीं कर सकते कि हाँ वो हटा तो उसका कहाँ गया, क्योंकि उसकी पहले सच्चाई नहीं पता है। बट दिस वुमेन नाउ, अब सपोज करो दिस वुमेन विद दैट मैन, उसके साथ वो बहुत अच्छे से खुश थी, एंड दे आर एंजॉइंग दिस मनी, इस पैसे से वो दोनों मिलकर एंजॉय करते थे। बट लूजिंग हिज मैन, नाउ शी गेट इतना मनी, उसको इतना पैसा मिला, उसको पैसे तो मिले, बट अब उसको एंजॉय करने का ही मनी। नाउ सी थिंक कि यार ये मनी किसी यूज़ का नहीं रह गया, और मेरे लाइफ में जो चीज़ें थी वो सब चीज़ें चली गई। एंड सी देन knowing the reality of life, that everything
one day should be vanished out, खत्म हो जाएगा. So why to run behind that thing rather than knowing about reality about the life and being in the calm situation. अपने आप को spiritual दुनिया में लगा दिया in search of reality. And then in search of reality, जो उसको अनहैप्पीनेस यहाँ से मिला था, यहाँ पर जो उसकी सफरिंग थी, लूजिंग द मैन, उस मैन को लूज करने के बाद जो उसकी सफरिंग थी जिसके कारण उसने पैसे को छोड़ा और स्पिरिचुअलिटी में गई. लेटर सी रियलाइज, जब ये सारा चीज़ हुआ, सब हमारे स्पिरिचुअल फिलोसोफर्स इन सारे के साथ उसने बात किया, उनके बारे में पढ़ा, उनके थॉट्स को पढ़ा. देन अल्टीमेटली विद इन 2-3 वीक्स उसने स्माइल आया उसके फेस में. एंड सी सेड, जैसा आप लोग भी बोलते हो ना कि ये शरीर क्या है, आत्मा अनिश्वर है, शरीर तो क्या होते हैं यहीं पर, मतलब जो आत्मा है वो क्या होता है हमेशा के लिए है और शरीर जो है वहीं खत्म हो जाता है. सी रियलाइज दिस थिंग, दिस सोल इज द अल्टीमेट थिंग. और वो दिख नहीं रहा, कुछ नहीं है, दैट इज द सुपर कॉन्शियस और द सुपर कॉन्शियस थिंग. द सोल इज द अल्टीमेट रियलिटी विच कैन नॉट बी पेरिश्ड. दिस बॉडी कैन बी पेरिश्ड. सो आई हैव टू लिबरेट माई सोल रादर देन फिर उसी दुख और दुखमयी संसार में वापस आओ और उस चीज़ को पूरा का पूरा फेस करो लाइफ लॉन्ग, रादर देन लिबरेट हो और अल्टीमेटली परम ब्रह्म में निकल जाओ. अब उसके लिए कंडक्ट को बताया जाएगा आगे चलकर कि कैसे अटेंड होगा. अल्टीमेटली दे आर टीचिंग यू द गुड वे ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ. इसी से आपको समझ आएगा कि लाइफ को कैसे जीना है. सो वंस सी moves toward the philosophy and acquire the knowledge about the life, knowledge about the reality, that reality, what reality exists. अकेले आई थी, अकेले ही जाना है. साथ में जो चले वो क्या था, हमारा जो भी उसके साथ, अकेले आई थी अकेले ही जाएगी, बट जो साथ में जो भी उसके चल रहे थे, दैट इज द पार्ट ऑफ हिज लाइफ, द वे ऑफ लाइफ ही इज लिविंग, बट वो उसकी लाइफ नहीं थी, उसकी अपनी एक लाइफ. यू हैव 5 फैमिली मेम्बर्स, वेरी क्लोज, वेरी अटैच, बहुत इमोशनल होंगे, बट सबकी अपनी एक लाइफ है. इफ दिस आर द 3 ब्रदर्स, ये 3 भाई हैं, बहुत अटैच हैं, बहुत इमोशनली, वो बोल रहे हैं कि एक को कुछ होगा तो हम देख लेंगे, हमारे को कोई अलग नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, हमारे को एक साथ होता है जो होता है. एंड आई जस्ट गो देयर एंड कट हिज फिंगर, छोटा सा कट मार दिया ब्लेड से. क्या इनके फिंगर से भी खून निकलेगा? शुड द ब्लड कम आउट of the fingers of those 2 person? नहीं होगा ना. हाँ, उसके बाद वो मेरे को दड़ा के मारेंगे, वो अलग है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो सकता है, बट फिर तो मेरे से फिंगर से आने लगेगा खून, ठीक है. बट इनिशियली क्या हुआ था? दिस इज द रियलिटी. यू आर लिविंग योर ओन लाइफ, दिस लाइफ बिलोंग्स टू यू, आप ही का सोल है. तो सच टाइप ऑफ इंक्वायरी, और जब सब इस तरह की रियलिटी को आप अंदर से फील करने लगते हैं, वंस योर कॉन्शियस माइंड थिंक अबाउट इट, सिर्फ समझाने के लिए नहीं, वंस योर कॉन्शियस माइंड थिंक अबाउट योर एग्जिस्टेंस, अबाउट योर इंडिविजुअल एस्पेक्ट, तब वहाँ पर फिलॉसफी इन्वॉल्व है. मैंने समझाया, आपने पढ़ा लिख दिया, वो नहीं. जब आप हर समय उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, क्लास के बाद आप फ़ोन कर रहे हैं, बाबू आज मैंने सीखा, तो दैट इज़ इन्वॉल्व हो आप. हमारा जीवन क्या है, बोले वो छोड़ के चले गए, नहीं, वो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो अलग है. बट जो मेन चीज़ है वो क्या है, आपको इस अल्टीमेट रियलिटी को आप कैसे सीख सकते हैं? थ्रू द फिलॉसफी, जो आप आगे पढ़ने वाले हैं. अभी हम उसी की ओर आगे बढ़ेंगे. मैंने इसलिए कहा था इस सब्जेक्ट के बाद आपको लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट समझ आते हैं, ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर, द अल्टीमेट गोल इज योर लिबरेशन, दैट कैन बी ऑफ द 2 टाइप्स, जीवन मुक्ति और द विदेह मुक्ति, बाय दैट एंड बाय एक्वायरिंग नॉलेज और नोइंग द रियलिटी अबाउट द लाइफ एंड यूनिवर्स. सो इन इंडियन फिलोसफी विल टॉक अबाउट दिस लिबरेशन. और जितने भी फिलोसफर्स आएंगे, वॉट एवर, कोई भी फिलोसफर्स आए, तो फिलोसफर्स विल अल्टीमेटली टॉक्स अबाउट आत्मा है, परमात्मा है, नहीं है, क्या है, कौन से कर्म होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह से ये यूनिवर्स और ये लाइफ कैसे बनी है, किस चीज़ों से बनी है, उसके बारे में बात करेंगे. रीबर्थ के बारे में कुछ लोग अपने थॉट्स देंगे, और मेजॉरिटी विल से कि लिबरेशन को कैसे अटेंड करना है. सो दीज आर द मेन प्रिंसिपल्स जिसके आसपास हमारी इंडियन फिलोसफी मूव करती है. द फर्स्ट इज अल्टीमेट गोल कॉल्ड लिबरेशन. नाउ मूविंग टुवर्ड द कर्म. सेकेंड वन इज कर्म. लेट मी रब, इतना मिटा देते हैं. कर्म, कर्म इज ड्यूटी और द कंडक्ट, ड्यूटी और कंडक्ट, मेनली propounded by or mainly propounded in भगवद गीता.
कर्म योग, भगवत गीता में दिया गया है कर्म योग, ठीक है। सो योर ओन ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ वन, हिज ओन ड्यूटी, नॉट द ड्यूटी ऑफ अदर, ठीक है। सो आपका क्या होना चाहिए, कर्म योग की बात करते हैं गीता में कि ह्यूमन शुड परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी इन द राइट मैनर, इन द राइट वे एंड एट द राइट टाइम। ह्यूमन शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी इन द राइट मैनर, राइट वे एंड एट द राइट टाइम। अगर वो चीज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उसका एक ना एक वो आपके सफरिंग का कॉज बनेगा। That will ultimately become the cause of your suffering. And if you perform your duty at the right manner, at the right way and in the right time, then you will not be suffered in the life. For example, you have the 6 to 8 months to prepare for examination. If you are preparing for examination at the right time, in the right manner, in the right way, then ultimately you will not suffer in the exam. आपको दुख नहीं होगा क्योंकि you are performing your duty. But on the other hand, if you are not performing your duty, आप सफ़र करोगे and that become the part of your unhappiness. तो मोक्ष नहीं मिलेगी, प्रॉपर रहोगे तो मोक्ष मिलेगी, एक परम आनंद मिलेगा। और आनंद क्या मिलेगा, यू क्लियर द एग्जाम। सो अब सिंपलिस्टिक वे में, सो ओन ड्यूटी। नंबर 2, अब जब ओन ड्यूटी की बात कर रहे हैं, सो देखो बहुत सारे लोग होते हैं, वन हु इज डाइवर्टेड बाय सीइंग द ड्यूटी ऑफ अदर्स। ऐसे बहुत सारे काम होंगे दैट विल लुक कि ये करना चाहिए, मज़ा आएगा। यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करना, आपको बहुत क्या होता है, दिन भर बैठना है, पढ़ना है किताबों के सामने, पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, निकलेगा नहीं। फिर आप क्या किए, यूट्यूब खोल लिए। अब यूट्यूब और एक टिकटॉक भी चलता है आजकल, टिकटॉक यूट्यूब, ठीक है। अब टिकटॉक में 2-4 लोग को नाचते हुए देख लिए, इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है यार, ये अच्छा नाच रहा है। आप बोले कि चलो ये करके देखते हैं, यूट्यूब देखे, वहाँ पर किसी ने कुछ वीडियोस डाला, आप बोले कि चलो हम पढ़ा भी लेंगे, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब सपोज करो टिकटॉक कर रहे हैं, यूट्यूब आपने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, रेदर देन परफॉर्मिंग योर ओन ड्यूटी। तो अगर ऐसा कोई माइंड है, रेदर देन परफॉर्मिंग योर ओन ड्यूटी, इफ यू आर others duty looks more lucrative than performing your own duty, तो ये भी क्या है, गलत है। This will ultimately lead you to the unsuccess और आपका unhappiness। उस समय खुश होगे, टिकटॉक वीडियो बनाओगे, नाचोगे, 4 लोग का खूब लाइक आएगा, अल्टीमेटली यू आर अट्रैक्टेड बाय द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बट परफॉर्मिंग योर ओन ड्यूटी विदाउट नोइंग द रिजल्ट, फल की चिंता छोड़कर कर्म को तू करते जा। एंड द वन हु परफॉर्म हिज ड्यूटी इन द राइट मैनर एंड इफ अल्टीमेटली विल नॉट गेट सक्सीड, स्टिल दैट पर्सन इज हैप्पी। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स आर एक्सप्लेन बाय आवर फिलॉसफी। बोलते ना कि आप पढ़ते रहो, आप छोड़ो ना एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पर अल्टीमेटली विद द काइंड ऑफ नॉलेज यू विल एक्वायर थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन और द अदर थिंग्स, वो आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बना देगा। Such kind of thought provoking things to the person। अब इस तरह की चीज़ें जब आपको बताई जाएगी, अल्टीमेटली विल स्टडी कि यार आगे तो चलकर अच्छा ही होना है, तो क्या हुआ एग्जाम में निकला। सो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग ओरिजिनेट वेरी मच इन योर फिलॉसफी। समझ आ रहा है कर्म क्या है। सो कर्म इज द ड्यूटी, अभी पढ़ाएंगे आपको पूरा थ्योरी ऑफ कर्म पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी एक जर्नल चीज़ों में हम बात कर रहे हैं। सो यू हैव टू परफॉर्म योर ओन ड्यूटी एंड शुड अवॉइड द अदर्स ड्यूटी और अदर्स आर परफॉर्मिंग, क्योंकि हो सकता है उनके लाइफ में उस चीज़ का उसको बेनिफिट हो। तो सबके लाइफ में एक डेस्टिन्ड ड्यूटी है दैट ही और शी नीड टू परफॉर्म इन द राइट मैनर, ठीक है। सो कर्म इज ड्यूटी। अगेन रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन। अब इसके लिए क्या बोला गया, दैट इज आवर सोल, दिस सोल जो है हमारा आत्मा जो है, अब उसके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा, अलग अलग फिलोसफर्स आएंगे वो भी बोलेंगे, उनके थ्रू हम पढ़ाएंगे। आत्मा एंड परमात्मा मेजरली आई विल डील विद द फिलोसफर्स, वो फिलोसफर्स के व्यू क्या है वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो उस एस्पेक्ट में हम जाएंगे। तो सोल शुड बी लिबरेटेड। और सोल क्या है आपका, हमने क्या बोला, द बॉडी गेट पेरिश्ड, बॉडी आपका क्या होता है, पेरिश्ड हो जाता है, बट आपका सोल रिमेन। सो if your if your conduct is not good, so your soul will not get liberated, और वो क्या होगा, फिर से इसी लाइफ में घूमता रहेगा।
सो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन फिलोसफर्स बिलीव, और फिलोसफी में माना गया कि आपका क्या होता है, पुनर्जन्म होता है, ठीक है। सो पुनर्जन्म लेकर कोई आ गया तो उसका पूरा काम पूरा हुआ नहीं था, इसलिए पुनर्जन्म हुआ है, वो काम पूरा करके जाएगा, ठीक है। सो रीबर्थ और द ट्रांसमाइग्रेशन, दैट द पर्सन अगेन टेक बर्थ हियर, क्योंकि सोल जो है वो क्या नहीं होता, कभी भी पेरिश नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। बट हाँ, देयर आर अदर फिलोसफीज, ऐसे भी फिलोसफीज इंडिया में होंगे जो बोलेंगे रीबर्थ और सोल के कॉन्सेप्ट से डिनाई करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये क्या था, ये कुछ बेसिक एनालॉजी थी, बेसिक थिंग्स थी जिसपे आपका क्या हो रहा है, इंडियन फिलोसफी की जो मेन प्रिंसिपल्स है कि इन्हीं के आसपास आपका इंडियन फिलोसफी घूमेगा, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग बार बार बात करेंगे। सो इंडियन फिलोसफी मेनली ट्राइज टू टॉक्स अबाउट द कॉस्मोलॉजिकल यूनिटी और इंटीग्रेशन ऑफ द लौकिक संसार जो है, मैन एंड यूनिवर्स, उसके बारे में बात कर रहा है। इंडियन फिलोसफी इज हाईली बेंड्स टुवर्ड द स्पिरिचुअलिटी एंड इज इंटीग्रेटेड विद द रिलीजन, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन देखते मिलता है हमको रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का। इंडियन फिलोसफी अगेन बेस्ड ऑन द क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग एंड it accepted both the realities or the many realities, and also it talks about the various types of reality or the knowledge, ठीक है। तो उसके ऊपर भी इंडियन फिलोसफी बैंड है। इंडियन फिलोसफी इज अ मिक्सचर, इनिशियली इट इज अ पेसिमिस्ट एंड देन इट इज अ ऑप्टिमिस्ट, कितना बढ़िया फिलोसफी है। इंडियन फिलोसफी इनिशियली इज अ पेसिमिस्ट और इट इज अ ब्लेंड ऑफ पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट। इनिशियली पेसिमिस्ट है, देन ऑप्टिमिस्ट, दैट इज लाइफ में सफरिंग है बट सफरिंग को हम ठीक कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इंडियन फिलोसफी ऑलवेज टॉक कि हाँ, लाइफ है आपका, तो जीवन में क्या है, कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को खत्म करके हम क्या कर सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं। सो इनिशियल व्यूज ऑफ इंडियन फिलोसफी इज पेसिमिस्ट, लाइफ इज अ फुल ऑफ सफरिंग, बट यू कैन थ्रू द मेडिटेटिव, थ्रू द स्पिरिचुअलिज्म, थ्रू द फिलोसफिकल इंक्वायरी यू कैन गेट लिबरेटेड, दैट इज द ऑप्टिमिस्ट व्यू। सो इंडियन फिलोसफी इज अ ब्लेंड ऑफ पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म। क्लियर आ रहा है? तो ये कुछ आपके जनरल थे इंडियन फिलोसफी पे हमने एक बात किया, द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। सो यू कैन राइट अबाउट द देयर आर द वेरियस प्रिंसिपल्स वी कैन टॉक अबाउट अंडर द इंडियन फिलोसफी, परमात्मा, परब्रह्म, कर्म, थ्योरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, लिबरेशन, द 2-3 थिंग्स आई हैव सेड, अभी जो हमने बोला उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ इज व्हाट ऑल मेंस और द पर्सन or individual do in his life. So Purusharth talks about the 4 things: Arth, Karma, Dharma, Moksha. Earth is mainly related to the materialistic things. You have to acquire the money or the things, जो भी sources हैं उस चीज़ों को आपको क्या करना होगा, अपने पास acquire करना है throughout your life. So life की ये 4 stages बताया गया। The earth that is the economic values, the materialistic thing, you have to get this, क्योंकि अपने लाइफ को आपको नॉर्मली अगर जीना है तो। Then you have to perform your duty, the karma, in the right manner, in the right way. Then dharma, you have to follow the dharma, that is, अब धर्म यहाँ पर आपका रिलीजन से अलग है, ठीक है, इट इज़ नॉट द रिलीजन दैट इज धर्म, यहाँ पर धर्म अलग है। द फिलोसफिकल धर्म दैट इज राइट कंडक्ट, कर्म इज द राइट कंडक्ट, धर्म इज राइट मैनर, एथिक्स आपका प्रॉपर हो चाहिए, मोरल वैल्यूज़ के साथ आपको करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, तो आपका धर्म को आपको पालन करना है। वॉट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू डू दैट विद द प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर। धर्म इज मेनली अ लॉ एंड ऑर्डर अबाउट द लाइफ, विच ऑल ऑर्डर्स यू हैव टू फॉलो इन द मोरल ऑर्डर, द एथिकल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर, उस पर को बाइंड होकर ही अपने सारे के सारे लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। एंड द काम, द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, सो विद इन द लाइफ यू हैव टू एंजॉय दिस प्लेजर्स ऑफ लाइफ, बट उस प्लेजर्स को आपको क्या करना है, उसके ऊपर रखना है। सो ये कुछ आपके क्या दिए गए हैं, पुरुषार्थ। आई विल टॉक अबाउट द पुरुषार्थ एज वेल। पुरुषार्थ आप सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, फिलोसफी में मोर ऑफ पुरुषार्थ नहीं, अब सोशियोलॉजी में हमारा वहाँ भी टॉपिक है, सो वहाँ प्राइवेट डील, ठीक है। सो our Indian philosophy, the core ideas of Indian philosophy mainly is it talks about the supernatural power or the super senses mind, the Paramatma, the Parabrahm, and it also talks about the soul, the entity that never perished. Our philosophy also talks about the karma. Our philosophy also talks about transmigration, moksha. It is a blend or the integration of pessimism and optimism. It is a blend of spirituality and religion. It presents the way of life, how one should live their life. It presents the way of life, और किस तरह से हमको लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। Our philosophy, Indian philosophy, presents the circular view of life and universe.
and not the vertical or horizontal view of life in universe that was presented in Western philosophy. क्लियर है? सो इन सारी चीज़ों पे बेस्ड क्या हमारा इंडियन फिलोसफी. ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन फिलोसफी. ठीक है. देन इंडियन फिलोसफी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, दैट हाउ मेनी रियलिटीज विल एग्जिस्ट. It accepted the multiple views of reality. There could be a one reality, there could be a many reality, and there could be a two reality. More or less we can say Indian philosophy talks about the metaphysics. Indian philosophy also talks about the epistemology, the theory of knowledge. ठीक है. तो ये सारी चीज़ों को क्लब किया हुआ है हमारा इंडियन फिलोसफी. क्लियर है? सो बिट मोर ऑन इंडियन फिलोसफी. थोड़ा सा और देखते हैं, देन आई विल सम अप दिस लेक्चर. ठीक है, थोड़ा सा और बात करते हैं डेवलपमेंट, और इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से अब जो हम लोग फिलोसफी को डेवलप हुआ इंडियन फिलोसफी, उसके स्कूल्स बने, वो किस तरह से आपके आगे चले. ठीक है. सो लेट मी रब द बोर्ड. अभी तक आपको सब कुछ क्लियर होगा, आई होप. सो जस्ट राइट द क्वेश्चन 1. एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका आंसर आप लोग ट्राई करेंगे. द इंडियन फिलोसफी, द इंडियन फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स, the Indian philosophical principles present a circular view of life and universe. The Indian philosophical principles present the circular view of life and universe. Discuss. इसका डिस्कशन आप लोग लिखेंगे. ठीक है. एंड देन राइट वन मोर क्वेश्चन. राइट डाउन द, और एक्सप्लेन, नॉट राइट डाउन द, एक्सप्लेन the principles of Indian philosophy. Explain the principles of Indian philosophy. ये दो क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे घर पे, एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स एंड सबमिट इट. ठीक है. चलिए थोड़ी और बात करते हैं इंडियन फिलोसफी में. आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा होगा फिलोसफी. दिस आर द पार्ट ऑफ योर डेमो लेक्चर्स फॉर फिलोसफी. फॉर फुल लेक्चर्स यू हैव टू, you can download the Bilaspur IAS Academy app. You can download our app and there you will get the course. ठीक है. I will not cover the entire thing in YouTube. आपका कहाँ पर होगा, हमारे ऐप में आप आएंगे, वहाँ पर भी आपको सारा चीज़ मिल जाएगी. ओके, चलिए बात करते हैं कुछ और आइडियाज़ की. सो इंडियन फिलोसफी, लाइफ एंड यूनिवर्स, ये बात किया हमने. बाकी जो कोर प्रिंसिपल्स देखे वो तो देखे, और इसका बिगिनिंग और एंड को ट्रेस करना. ठीक है. सो बिगिनिंग और एंड और इसके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को. सो मोर और लेस कैसे करोगे आप ट्रेस, बिगिनिंग और एंड को कैसे ट्रेस करोगे, कैसे आप इस लाइफ और यूनिवर्स के हर एक कंपोनेंट को समझाओगे. यू हैव टू ट्रीट एवरीथिंग, हर एक चीज़ को समझाना होगा. सो टू एक्सप्लेन द थिंग्स, इंडियन फिलोसफी टॉक्स अबाउट द टू वे. फर्स्ट इज लाइफ एंड यूनिवर्स के ओरिजिन और एंड को समझाने के लिए इन फिलॉसफी वी वेंट फॉर रेशनलिज्म. ठीक है. कि हम यहाँ पर थिंकिंग बेस्ड, रेशनलिज्म मोर ऑफ थिंकिंग और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. थिंकिंग और लॉजिकल एक्सप्रेशन. ठीक है. रेशनलिज्म अबाउट द रियलिटी. सो इन रेशनलिज्म वी विल बेसिकली टॉक्स अबाउट द रियलिटी. सच्चाई का पता लगाएंगे थ्रू रियलिटी एंड थिंकिंग एंड लॉजिकल बेस्ड. जब हम इसको थिंकिंग एंड लॉजिकल बेस्ड लेकर जाएंगे, और द अदर इज वी कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ एम्पेरिसिज्म. विच इज मेनली एक्सपीरियंस बेस्ड. क्लियर है. तो किसी भी रियलिटी का पता करना या नॉलेज को एक्सेप्ट करना, नॉलेज के बारे में हम वी विल टॉक अबाउट. सो द थ्योरी ऑफ रियलिटी, दैट इज मेटाफिजिक्स. सो थ्योरी ऑफ रियलिटी, दैट इज मेटाफिजिक्स, एंड द थ्योरी ऑफ नॉलेज, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी. पढ़ाया है मैंने आपको पहले कि एपिस्टेमोलॉजी एंड, ठीक है. तो जीवन और इसकी सच्चाई का पता करना और इसके ज्ञान का पता करना, दैट इज मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी. और मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजिकल इंक्वायरी में और द फिलोसफिकल इंक्वायरी में हम लोग किस तरह से किस चीज़ों का अप्लाई करेंगे. सो वी विल अप्लाई द रैशनल और द लॉजिकल थिंकिंग टू गेट द नॉलेज, रियलिटी ऑफ नॉलेज एंड द रियलिटी. और इधर विल गो फॉर द एम्पेरिसिज्म, दैट इज एक्सपीरियंस, कि हाँ हम उनको अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करेंगे.
फ्रॉम विच थिंग विल गेट द राइट नॉलेज अबाउट द लाइफ एंड यूनिवर्स। तो ये इनिशियल थिंकिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, वेदर वील शुड गो फॉर द थिंकिंग एंड लॉजिकल बेस्ड और शुड वी गो फॉर द एम्पेरिसिज्म दैट इज द एक्सपीरियंस बेस्ड, कि हाँ उसको अपने सेंसेस से हमने देखा है। सो वन विल गो फॉर द एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस जो हम अपने सेंसेस से देख रहे हैं, ठीक है। सो अगर हमने उसको खुद अपने आप में परसीव किया है, अपने सेंसेस से उस चीज़ों को देखा है या चीज़ों को महसूस किया है, सो वी कैन से द एक्सपीरियंस बेस्ड कुड बी योर परसेप्शन, यू हैव परसीव्ड द थिंग थ्रू योर सेंसेस, परसेप्शन। सच का पता किससे लगाया हमने? अपने परसेप्शन से। और ये हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान के एक्सपीरियंस से उस चीज़ों को हमने डिड्यूस किया है जिसने लिटरल में उस चीज़ को देखा है या उस चीज़ को किया है। फॉर एग्जाम्पल अवर ऋषि मुनीज, हमारे जो ऋषि मुनि हैं इन लोगों के बारे में बात करें। सो अवर ऋषि मुनीज हैज एक्चुअली सर्च दिस रियलिटी एंड टोल्ड अस कि हाँ ऐसी रियलिटी होती है। सो वी कैन से द परसेप्शन एंड द अदर इज, इसमें दो चीज़ें आ रही है ना, एक्सपीरियंस बेस्ड एम्पेरिसिज्म। वन इज द परसेप्शन, परसेप्शन आपने प्रत्यक्ष रूप में अपने सेंसेस से क्या किया हुआ है, थ्रू योर सेंसेस यू हैव इंक्वायर्ड द राइट एंड रॉन्ग नॉलेज। एंड द अदर इज वर्बल टेस्टिमनी, वर्बल टेस्टिमनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्बल टेस्टिमनी को? वर्बल टेस्टिमनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज शब्द, शब्द। दैट इज you have heard the reality about the reality and the knowledge from some person or the some entity, किसी से आपने सुना है जिसने लिटरल सेंस में उस चीज़ों को क्या किया है, एक्सपीरियंस किया अपने आप से। तो ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे बुक्स की भी अथॉरिटी को इंडियन फिलोसफी में एक्सेप्टेंस दी गई है। सो इंडियन फिलोसफी एम्पेरिसिज्म बेस्ड ऑन द परसेप्शन एंड द वर्बल टेस्टिमनी। सच का पता कैसे लगाएंगे? एम्पेरिसिज्म से, एक्सपीरियंस बेस्ड। कैसा टाइप का एक्सपीरियंस होगा? वन इज एक्सपीरियंस कॉल्ड परसेप्शन, अदर इज कॉल्ड एज वर्बल टेस्टिमनी। हाउ दिस रैशनल थिंकिंग और द थिंकिंग एंड लॉजिक इज अप्लाइड? कैसे हम रैशनली थिंक करेंगे, कैसे लॉजिक करेंगे? सो वी कैन हैव द इन्फरेंस, इन्फरेंस बेस्ड स्टडी। इन्फरेंस मतलब हम क्या करें, किसी चीज़ से किसी चीज़ को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी कुड हैव इन्फरेंस बेस्ड स्टडी। इन्फरेंस, ओके। सो परसेप्शन इज वन थिंग जिसके थ्रू हम थ्योरी, देखो एक्चुअल में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ और यूनिवर्स की सच्चाई को हम किस तरह से पता करते हैं। सो इधर वी विल गो फॉर द रैशनलिज्म थिंकिंग और द एम्पेरिसिज्म स्टडीज। एम्पेरिसिज्म स्टडीज में या तो हम परसेप्शन, हमने किसी चीज़ को सच में देखा है, सच में जानते हैं, हमारे सेंसेस से हम उसका अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। अब वील टॉक अबाउट द गॉड, तो कैन यू सेंस द गॉड? इफ़ यू कैन, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ उसको हम परसीव कर सकते हैं परसेप्शन के थ्रू। इफ़ नॉट, तो फिर आप गॉड का पता कैसे लगाओगे? किसी और चीज़ से करोगे। हो सकता है किसी ने देखा हो, उसने बोला कि सच बात है, आप मान रहे हो अगर ऋषि मुनियों ने बोला है, ठीक है। सो वो हो गया आपके एक स्टडी का तरीका। दूसरा क्या है, आप लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे। सो थिंकिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? यू कैन इन्फर और इन्फरेंस, ठीक है। जो स्टडी कुड बी ऑन बेस्ड ऑन इन्फरेंस। इन्फरेंस मेनली किसी चीज़ से किसी चीज़ का पता लगाना, थ्रू समथिंग यू आर इन्फरिंग कि हाँ ऐसा होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था पहले भी कि कहीं धुआं उठा है तो आग लगी होगी। सो यू आर एक्चुअली इन्फरिंग दैट देयर इज़ अ फायर समवेयर, क्योंकि आपने क्या देखा था? धुआं देखा था। तो उस तरह से इन्फरेंस के थ्रू भी हम क्या करते हैं? अपने सच्चाइयों का पता लगाते हैं। इन्फरेंस, पोस्ट इन्फरेंस, अर्थपति, ठीक है। सो इंडियन फिलोसफी ऑल्सो टॉक अबाउट द अर्थपति, ठीक है। सो अर्थपति, अर्थपति दैट इज योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं? हमारे रैशनल थिंकिंग और लॉजिकल में कॉमन सेंस के थ्रू हम किसी चीज़ों का पता कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट सीइंग दैट द सन मूव्स और द अर्थ रोटेट्स। या सन का मूवमेंट आपको एक्चुअल में तो आप देख नहीं रहे हैं कि सन क्या हो रहा है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, या अर्थ क्या हो रहा है, सन के चारों ओर घूम रहा है। ये तो आपको एग्जैक्टनेस नहीं पता है, बट थ्रू द मूवमेंट ऑफ सन कि हाँ यहाँ पर दिन में था, अभी इधर जा रहा है, यू कैन से कि इट इज़ मूविंग सम। और उससे हमने क्या किया, एक हमारे कॉमन सेंस से वी हैव डेवलप्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। सो सच टाइप ऑफ कॉमन सेंस बेस्ड स्टडी फॉर द लाइफ एंड यूनिवर्स, दैट इज अर्थपति, ठीक है। सो वी हैव अर्थपति।
दैट इज अ पोस्टुलेशन बेस्ड, ठीक है, अर्थपति। अर्थपति के बाद वी हैव अनुमान, सॉरी वी हैव परसेप्ट, दिस इन्फरेंस इज अनुमान। इन्फरेंस को क्या बोलते हैं? अनुमान। द एग्जैक्ट संस्कृत वर्ड फॉर इन्फरेंस इज अनुमान। अर्थपति दैट इज कॉमन सेंस। परसेप्शन, परसेप्शन इज प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। एंड वर्बल टेस्टिमनी कॉल्ड एज शब्द, ठीक है। देन वी हैव अनुपलब्धि, ठीक है, अनुपलब्धि। और एक होता है उपमान, ठीक है। एंड दिस इन्फरेंस, इन्फरेंस इज अनुमान। सो आपका और दो क्या है? एक है आपका अनुपलब्धि। अनुपलब्धि इज मोस्टली अ नेगेटिव, नेगेटिव रियलिटी। अनुपलब्धि इज नेगेटिव रियलिटी। देखो सच तो दो प्रकार के होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो आपको मैं बताता हूं, अब इस बॉक्स की रियलिटी को हम पहचानते हैं। दिस बॉक्स, एक जनरल वे में देखेंगे। सो दिस बॉक्स को, अगर उसको बॉक्स को देख के हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट रियलिटी, दिस इज अ बॉक्स वाइट इन कलर। ये एक बक्सा है जो कि सफेद कलर का है। दिस इज अ बॉक्स वाइट इन कलर। दिस इज द ट्रू रियलिटी। आपको पता है, हाँ दिख रहा है, सच 100%। एक और रियलिटी है, दिस इज अ बॉक्स बट इट्स कलर इज नॉट अ ब्लैक। वो भी सच है ना, दैट इज नेगेटिव रियलिटी। जो नहीं है उसके बारे में भी बताना, जो है उसके बारे में तो आप बता रहे हो, पर जो नहीं है उसके बारे में भी फिलॉसफी बता रही है। दैट दिस सराउंडिंग, द पिक्चर यू आर सीइंग इन द कैमरा, जो अभी आपके सामने जो दिख रहा होगा इन द आपके स्क्रीन में, यू कैन सी मी, दिस पोडियम, यू कैन सी दिस बोर्ड, एवरीथिंग। सो यू कैन से कि आपके सामने क्या रियलिटी एग्जिस्ट कर रहा है? मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ आपके सामने एक रियलिटी। आपके सामने रियलिटी क्या एग्जिस्ट कर रहा है? दिस पोडियम। आपके सामने रियलिटी अब क्या है? एक और, दिस ग्लास। जस्ट अंडरस्टैंड कि अभी इफ आई से द पॉजिटिव रियलिटी, वॉट ऑल पॉजिटिव रियलिटी यू आर एक्चुअली सीइंग। आप मुझे देख रहे हैं, आई एम द पॉजिटिव रियलिटी। आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, दिस बोर्ड इज द पॉजिटिव रियलिटी। यू आर सीइंग दिस पोडियम इज द पॉजिटिव रियलिटी। यू आर, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज क्या है? आपकी एक पॉजिटिव रियलिटी। क्लियर है? और वॉट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट, जैसे कि यहाँ पर क्या आपके पास ग्लास है, ये एक पॉजिटिव रियलिटी है। डस्टर है, ये एक पॉजिटिव रियलिटी है। एंड इफ आई से, अब नेगेटिव रियलिटी क्या होगा? पर वो सच है, बट उसको हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव कनोटेशन में बोलते बस हैं, पर एक्चुअल वो सच्चाई होती है, ठीक है। आप इस क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं है, जिस क्लासरूम के अंदर मैं क्लास ले रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी, बट वो एक नेगेटिव रियलिटी। द रियलिटी यू आर नॉट सीइंग एक्चुअली, बट इट इज रियल। उसको हम क्या बोलते हैं? अनुपलब्धि। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज द अनुपलब्धि, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन परसेप्शन, जिसको आप अपने सेंस से सच में परसीव नहीं कर पा रहे हैं, पर वो ऐसी भी एक सच्चाई एग्जिस्ट करती है। नॉन रियलिटी और ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन परसेप्शन, ठीक है। देन वी हैव उपमान। उपमान इज एनोलॉजी। उपमान, उपमान इज एनोलॉजी, ठीक है। आप एनोलॉजी बेस्ड स्टडी करते हैं, एनोलॉजी के थ्रू आप बताते हैं किसी भी चीज़ की सच्चाई, दैट इज एनोलॉजी। सो दिस 6th थिंग ऑन विच आवर एंटायर फिलोसफिकल स्टडी इज गोइंग ऑन। हमारी जितनी भी फिलोसफिकल स्टडीज़ हम करेंगे आगे चलकर, जो भी इन लोग आएंगे और बताएंगे, इसके बाद अब हम लोग पढ़ने चालू करेंगे ना एक एक फिलोसफर को। सो जो भी फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर्स आएंगे और जब वो बात करेंगे अबाउट द थ्योरी ऑफ लाइफ, अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द रियलिटी, वो सारे के सारे जस्टिफिकेशन, सारी की सारी उनकी इंक्वायरी, सारी के सारी थिंकिंग, वो सारा जो स्टडी है वो इन्हीं 6 चीज़ों पे क्या होगा? बेस्ड होगा। दिस 6th थिंग टुगेदर कॉल्ड एज प्रमाण। प्रमाण, ठीक है। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय प्रमाण? किसी भी चीज़ की प्रूफ देना। पूछते ना, आप बोलोगे कि मैं फर्स्ट आया, तो प्रमाण क्या है? तो यू विल शो द मार्कशीट कि ये प्रमाण है। क्लियर है? या आपका दोस्त बताएगा सर ये सच में फर्स्ट आया था, वो प्रमाण है। क्लियर है? सो दिस आर कॉल्ड एज प्रमाण।
द मेन आइडिया ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये भी लिख के आएंगे प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। सो इन इंडियन फिलोसफी देर आर टोटल 6 प्रमाण्स विच आर एक्सेप्टेड एज द राइट वे ऑफ थिंकिंग, राइट वे ऑफ नॉलेज एंड टू एक्वायर द अबाउट राइट नॉलेज एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द राइट रियलिटी ऑफ लाइफ। तो जितनी भी रियलिटी और नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, वी अप्लाई दिस 6 प्रमाण सो एज टू अटेन द राइट नॉलेज। सो व्हाट आर दिस 6 प्रमाण? द 6 प्रमाण इन द इंडियन फिलोसफी इंक्लूड perception, that is pratyakshvad. Number 2 is verbal testimony, that is sabdvad. Number 3 is inference, anumanvad. Number 4 is arthapati, ठीक है, arthapati, that is common sense. Number 5 is anuplabdhi, negative reality, non perception. Number 6 is analogy based, उपमान। तो इन 6 प्रणाम्स के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, प्रमाण के हिसाब से विल टॉक अबाउट द reality of life and also about the universe, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज चारवाक, अब आप देखो चारवाक आ रहे हैं अपने दर्शन की बात कर रहे हैं। अब चारवाक से किन्होंने पूछा कि व्हाट इज द रियलिटी अबाउट लाइफ, व्हाट इज लाइफ के बारे में क्या सच्चाई है, यूनिवर्स के बारे में आप क्या बोलेंगे, क्या सच्चाई, भगवान के बारे में आप क्या बोलेंगे। तो चारवाक विल से ओनली वन थिंग, जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। What is in reality is only a perceived reality. He only believe in the perceived reality. So he say कि through your senses you can't feel the God, so God doesn't exist. अब चारवाक को कोई क्या बोल रहा है कि लाइफ आफ्टर बर्थ किसी ने देखा है क्या? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनके लिए एक ही चीज एग्जिस्ट करता है, परसेप्शन। उन्होंने किसी को नहीं देखा कि जीवन के बाद आते हुए, तो बोलेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज द वन लाइफ, आपको जो करना है इसी जीवन में करना है, वन लाइफ थ्योरी। ही सेड वॉट एवर एग्जिस्ट, जो दिख रहा है यहाँ पर यही सच्चाई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, आपको क्या करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है। वो बोल रहे हैं नहीं, ये देखो मटेरियल, ये दिख रहा है, खाओ इसको, इसको आज खाएगा तभी खुश रहेगा। इफ यू गो टू द चारवाक एंड सेज कि ये सब में क्या रखा है, मैं तो अपने जीवन में, बोलेगा इसी में रखा है, इसी को खाए, इसी को एंजॉय करो, जाओ, डोंट थिंक टू मच, वन लाइफ थ्योरी, द थ्योरी ऑफ हेडोनिज्म, द थ्योरी ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। थ्रू दिस 6 प्रमाण अगर आपको समझ आ गए, पूरी इंडियन फिलोसफी समझ जाएगी। द अदर फिलोसफर्स, चारवाक के बाद साख्य दर्शन, द सामाख्य दर्शन ऑफ कपिल, ही सेड कि प्रत्यक्ष इज गुड, द रियल रियलिटी, but he also talked about the inference, कि inference is also a accepted reality. He also talked about the शब्द, verbal testimony, तो वो 4 चीज़ों को accept करेंगे। I'll talk हर एक फिलोसफी में पढ़ाऊंगा कि किस किस प्रमाण को कौन मानते हैं, and on the basis of this प्रमाण only we can identify the various philosophies, ठीक है। तो please remember the प्रमाण and the main principles of Indian philosophy. Now after doing this, now I'll teach you one more thing जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। द कोर आइडियाज आज आपको समझ आया इंडियन फिलोसफी का। कल हम लोग इसके सेक्शंस को देखेंगे, द स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी कैसे बने, कौन कौन से स्कूल्स थे, कैसे पोस्ट डेवलपमेंट हुआ, उसका एक लेक्चर और बनाएंगे, एंड देन विल स्टार्ट स्टडिंग वन बाय वन ईच एंड एवरी फिलोसफी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल, प्लीज राइट द आंसर्स एंड सबमिट इट, थैंक यू ऑल।